Yes, dear student, the lecture is from the chapter Human Health and Disease, and the topic is the cancer. Means that today we are going to study the oncology, the branch of science that deals with the study of cancer. सबसे पहले हम जानेंगे कैंसर क्या है। बच्चों, कैंसर को डिफाइन करने के लिए दो कीवर्ड्स आपके पास हैं। एक आप यूज़ कर सकते हैं, कैंसर कैन बी डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड डिवीज़न, और दूसरा कीवर्ड है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। क्लियर? तो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, लेकिन कैसा हो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न? विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, तब वो एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी बॉडी की। अगर सेल्स डिवाइड हों और प्रोलिफरेट कर जाएं किसी डिफ्रेंसिएशन के साथ, फिर तो वो कैंसर नहीं है। कैंसर तो जब है जब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो, या कह लो प्रोलिफरेशन हो सेल्स का विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स। नाउ दिस इज़ नोन एज द कैंसर। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड मिले, कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होता है, लेकिन विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। सेल्स के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उनके अंदर चेंज नहीं होता है। विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन अगर अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रहा है या सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, नाउ यू कैन से इट इज़ कैंसर। तो कैंसर कैन बी डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड डिवीज़न और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि ये जो सेल्स होती है कैंसरियस सेल्स, डिवाइड रिपीटेडली विद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, जो आपने इसकी डेफिनेशन में देखा था। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर सेल की क्या हुई कि ये सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होती हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न से। क्लियर हुआ? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैंसरियस सेल्स होती हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं, डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। जितनी भी कैंसरियस सेल्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, इट सेल्फ ग्रोथ करती रहती हैं। डू नॉट रिक्वायर, यही नॉर्मल सेल और कैंसरियस सेल्स में अंतर है कि जो नॉर्मल सेल्स अगर होती तो नॉर्मल सेल रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स, बट दीज आर कैंसरियस सेल एंड दीज सेल्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होगा रिपीटेडली और इन्हें किसी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी प्रॉपर्टी मेडिकल के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या ऐसा होता है इन सेल्स में कि ये सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करती हैं विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन? रीज़न इज़ दैट कि जितनी भी कैंसरियस सेल्स होती हैं, द कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आकर ग्रोथ रोक देती है क्योंकि उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो कैंसरियस सेल्स होती हैं, ये जो कैंसरियस सेल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बच्चों अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो देती हैं। कैंसरियस सेल्स क्या करती हैं? कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल के लिए, मैं इस पर मार्क कर दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल एंड बोर्ड पर्पस। क्यों ये अनकंट्रोल डिवीज़न करती हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का लॉस्ट हो जाता है? आंसर इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज़ कैंसर। क्लियर? नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स फॉर्म अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, जब अनकंट्रोल डिवीज़न करेंगी, प्रोलिफरेशन करेंगी, उन्हें किसी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, तो फिर वो अपना एक लार्ज मास बना लेंगी टिश्यू का।
तो these cells form a large mass of tissue and this mass is known as tumor। जो आप लोग ट्यूमर वर्ड यूज़ करते हैं वो बच्चों क्या होता है, इन कैंसेरियस सेल्स के अनकंट्रोल या कह लो प्रोलिफरेशन के कारण जो ये मास बन जाता है, इसी मास को कहा जाता है, टिश्यू के इस मास को ही कहा जाता है ट्यूमर। क्लियर। अब ट्यूमर भी दो तरीके के हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट। किस तरीके से ज़रा पढ़ने की कोशिश करिए बच्चों। जो बिनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसेरियस है, दिस इज़ द नीट क्वेश्चन। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसेरियस है, दिस इज़ द नीट क्वेश्चन। क्लियर हुआ। नाउ अब जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो एक जगह पर कन्फाइंड रहता है, एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें ट्यूमर एक जगह से कुछ सेल्स स्लिप होकर दूसरी साइट में पहुंच जाती हैं बॉडी फ्लूइड के द्वारा, और बेटा उसको कहते हैं हम लोग मेटास्टेसिस। क्या टर्म यूज़ करते हैं, मेटास्टेसिस। मैंने क्या कहा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें मेटास्टेसिस होती है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। क्योंकि बिनाइन ट्यूमर तो नॉन कैंसेरियस है, वो एक जगह पे कन्फाइंड रहेगा, उसमें मेटास्टेसिस नहीं होगी, उसमें इन्वेजन नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा उसका बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। इसका बिनाइन ट्यूमर का साइज कन्फाइंड रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ओके। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है इट इज़ ए नॉन कैंसेरियस ट्यूमर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस, डज नॉट शो metastasis means invasion of cancerous cells from one part to another part by body fluid is not take place in benign tumor but it is take place in malignant tumor। malignant tumor में metastasis होता है। तो एक डिफरेंस बन गया कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो एक जगह पे कन्फाइंड रहेगा जो कि नॉन कैंसेरियस है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो बेनाइन ट्यूमर है डज नॉट शो मेटास्टेसिस एंड इट इज़ नॉन इन्वेसिव। ये नॉन इन्वेसिव है, नहीं फैलता है, एक जगह पर रहता है। लेकिन जहाँ तक मैलिग्नेंट ट्यूमर का काम है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसेरियस ट्यूमर है, इट शोज मेटास्टेसिस एंड इन्वेड्स अदर बॉडी पार्ट। इसमें मेटास्टेसिस होती है और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा कैंसेरियस सेल्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं, पास आउट हो जाती हैं ट्यूमर से और दूसरी जगह जाकर ट्यूमर बना देती हैं, जो कहलाता है सेकेंडरी ट्यूमर। क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्यूमर। मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, सेकेंडरी ट्यूमर कहलाता है। क्लियर हुआ। कैसे, सेल्स पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर, जहाँ पर ट्यूमर बॉडी में बना है वहाँ से कुछ सेल्स बच्चों पास आउट हो गई बॉडी में कहीं और नई जगह पर, एंड फॉर्मिंग न्यू सेकेंडरी ट्यूमर, और वहाँ पर एक नया ट्यूमर बनाने लगी जिसको कह दिया हम लोगों ने सेकेंडरी ट्यूमर। क्लियर हुआ। इन्वेजन ऑफ कैंसेरियस सेल, कैंसेरियस सेल की प्रॉपर्टी है कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी फ्लूइड के द्वारा जाती हैं, और ये क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट, कि आपको मेटास्टेसिस समझ में आ गया आज, कि अगर कोई भी कैंसेरियस सेल का इन्वेजन हो जाए तभी मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा है, इन्वेड अदर बॉडी पार्ट। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर है डज नॉट शो मेटास्टेसिस एंड इट इज़ नॉन इन्वेसिव। मैंने वर्ड यूज़ किया, इन्वेसिव। बिनाइन ट्यूमर इज नॉन इन्वेसिव, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इन्वेसिव। बिनाइन ट्यूमर में नो मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस टेक प्लेस। बिनाइन ट्यूमर इज कन्फाइंड आफ्टर रीचिंग द पर्टिकुलर ग्रोथ, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा बच्चों सो इनडेफिनिट ग्रोथ, सो इनडेफिनिट ग्रोथ। क्लियर हुआ। और अगर बात कर ली जाए कौन सा ट्यूमर, कौन सा बिनाइन या मैलिग्नेंट में कौन ज़्यादा फैटल है, कौन ज़्यादा फैटल टू द बॉडी है, कौन ख़तरनाक है ज़्यादा, कौन ज़्यादा प्रभावी है बॉडी पे, तो उसका आंसर होगा आपका मैलाइन ट्यूमर। क्योंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है
it is more fatal to the body और benign tumor is less fatal to the body। क्यों है more fatal benign to malignant tumor? क्योंकि वो कैंसेरियस है, उसमें मेटास्टेसिस है, वो ज़्यादा है फैटल बॉडी के लिए अगर हो जाए किसी को, क्योंकि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी फ्लूइड के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सोस द मेटास्टेसिस एंड इट आल्सो इन्वेड द वेरियस बॉडी पार्ट थ्रू द बॉडी फ्लूइड। सो विच वन इज मोर फैटल? आंसर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। विच वन इज लेस फैटल? आंसर इज बिनाइन ट्यूमर। विच वन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ? इसमें से कौन सा ऐसा एक है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है ट्यूमर की? आंसर इज बिनाइन ट्यूमर। कैसा है? नॉन कैंसेरियस। क्लियर? किसमें इंडेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलती है? आंसर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्यों? कैसा है? कैंसेरियस है, लॉस्ट कर चुका है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके पास जीन होती है, उसको कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। क्या कहते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन। मैंने वर्ड क्या यूज किया कि हमारी बॉडी के पास जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उनमें भी जीन है, सेलुलर ऑन्कोजीन, जिनको कह देते हैं सी ऑन्क, या दूसरे वर्ड में कह देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये नॉर्मल तो हैं लेकिन ये प्रेजेंट तो बॉडी में है इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनएक्टिव स्टेट में। जब इनमें कोई म्यूटेशन होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में। अभी तो ये सेलुलर ऑन्कोजीन है, अभी तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन है। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगा, सडन चेंजेस हो जाएगा, किसी कार्सिनोजन के कारण इसमें म्यूटेशन होगा तो ये चेंज हो जाएंगी कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में। कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में मैंने आगे लिख दे रहा हूँ, कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन, जीन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। क्लियर हुआ? लेकिन जितनी नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी की, नॉर्मल सेल्स हैव जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन विच आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट। किस स्टेट में प्रेजेंट है बॉडी में? इनएक्टिव स्टेज में। अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो यही इनएक्टिव एक्टिवेट कैंसेरियस सेल्स हो जाएंगी और कॉजिंग, और उनको क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन। अभी तो प्रोटो ऑन्कोजीन कह रहे हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने के लिए है कि नॉर्मल सेल्स हैव जीन कॉल्ड सेलुलर जीन, सेलुलर ऑन्कोजीन। ऑन्को माने हो ही गया कैंसर, और यू कैन से प्रोटो ऑन्कोजीन विच आर प्रेजेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी में है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में। तो इनएक्टिव स्टेट में जो जीन्स हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, और जब इनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो ये कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन बन जाएंगी। बच्चों आगे बात करता हूँ कॉजेज ऑफ कैंसर की। आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसे वायरस which have cancer causing viral oncogene, they are known as oncogenic virus। क्या कहलाते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। मीन्स क्या हुआ इसका? ऑन्कोजेनिक वायरस का मीन्स ऑन्कोजेनिक वायरस हैव कैंसर कॉजिंग वायरल जीन। जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं उनके पास कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन होती है। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर्स की। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉजेज ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला पॉइंट देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने मेटास्टेसिस को समझा, इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने प्रोटो ऑन्कोजीन को समझा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने समझा दो तरीके के ट्यूमर, जो नॉन कैंसेरियस बिनाइन ट्यूमर है और जो कैंसेरियस मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें मेटास्टेसिस और इन्वेसिव दोनों प्रॉपर्टी हैं, और जो बिनाइन है जिसमें डज नॉट शो द मेटास्टेसिस बिकॉज इट इज़ नॉन इन्वेसिव रिस्ट्रिक्टेड एट द साइट ऑफ द बॉडी। क्लियर? बात करता हूँ कॉजेज ऑफ कैंसर की।
मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो कौन कौन से कॉज हैं जिनसे कैंसर डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करूँगा कैंसर कॉजिंग एजेंट की। बच्चों जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, उनके लिए एक वर्ड बना हुआ है कार्सिनो। क्या वर्ड, कार्सिनो, इसीलिए वर्ड यूज किया, कार्सिनोजेंस, CARCINO, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस क्या हुए, कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट इसमें पार्ट लेते हैं। सबसे पहले केमिकल एजेंट की बात करूंगा। केमिकल एजेंट्स। बच्चों जो केमिकल एजेंट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा एलानाइन डाई, एनिलाइन डाइस देखने को मिल जाएंगी, एलिनाइन डाइस देखने को मिलेगी। देन कुछ केमिकल जैसे एन नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन, एन नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन, क्लियर हुआ। तो एनिलीन डाई, एन नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन। नाउ अनदर थिंग इज बेंजोपेरिन एंड नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन, aniline dye. Then fourth one is those chemicals which are present in cigarette smoke. जो सिगरेट का स्मोक है उसके अंदर जो एजेंट हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट, वो कॉज करते हैं कैंसर का। तो एक केमिकल एजेंट भी कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। इसी तरह से बच्चों कुछ फिजिकल एजेंट भी हैं। अगली हेडिंग फिजिकल एजेंट। सेकेंड वन इज फिजिकल एजेंट। बेटा फिजिकल एजेंट में दो तरीके के रेडिएशंस आ जाते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, इसमें दो पार्ट बनाइए। आयोनाइजिंग, जिनमें आयोनाइजेशन होता हो, वो वाले आपके क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक द अल्ट्रावायलेट रेज। तो ठीक है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, these are the physical agent which act as a carcinogens, means that in cause of cancer. तो chemical agent aniline dye and nitrosody methylamine, benzoperin and other chemicals which are present in cigarette smoke. Clear? Now physical agent further classified into, बहुत important question, आयोनाइजिंग रेडिएशन मालूम होना चाहिए, एक्स रेज गामा रेज है, और बच्चों नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मालूम होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज है। ठीक, बायोलॉजिकल एजेंट जो अभी मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था, बायोलॉजिकल एजेंट। तो बच्चों बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने बताया था कि कुछ वायरस ऐसे जो ऑन्कोजेनिक वायरस है कैंसर कॉजिंग वायरल ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजेनिक वायरस इज आल्सो ऑन्कोजेनिक वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विच कॉज द कैंसर। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि कैंसर क्या था, और आपने करेक्टरिस्टिक्स देखी कैंसेरियस सेल की, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस समझा, आपने ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर की बात को समझा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को समझा कि लॉस्ट होने के कारण कैंसेरियस सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करती हैं या प्रोलिफरेशन करती हैं विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। आज आपने ये कॉजेज भी देख लिए जिनको कार्सिनोजेंस कहते हैं, जिसमें केमिकल एजेंट एनिलीन डाई एंड नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन, बेंजोपेरिन एंड अदर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक।
Now physical agent, ionization radiations and non-ionizing radiation. तो बच्चों जो ionizing radiations हैं वो एक्स रेज, गामा रेज cause the cancer and non-ionizing radiation like UV rays cause the cancer. And biological agent is the oncogenic virus which have the cancer causing viral oncogene. अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ कैंसर की. किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ कैंसर. अब देखेंगे कहाँ कहाँ बॉडी में कौन सा कैंसर क्या कहलाता है. सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, टाइप्स ऑफ कैंसर. क्लियर? टाइप ऑफ कैंसर. बच्चों सबसे पहले बता दें एक वर्ड यूज होता है कार्सिनोमा. बच्चों जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, अगर एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उसको कहते हैं कार्सिनोमा. यानी मतलब एपिथेलियल टिश्यू का नाम आया तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ गया एपिथेलियल. बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन. एपिथेलियल टिश्यू में जब कैंसर होता है लाइक दी स्किन कैंसर, इसको स्किन कैंसर भी कहते हैं बच्चों. क्लियर हुआ? एग्जाम्पल हो गया उसका. तो एक हो गया कार्सिनोमा. क्यों मैंने मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट कहा ज़रा देखिए. दूसरा कहलाएगा मेलानोमा. बच्चों ये कौन सा कैंसर है? जो स्किन के मेलेनोसाइट्स सेल्स में हो. मेलेनोसाइट्स ऑफ स्किन, जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं स्किन में पिगमेंटेशन के लिए, उनमें अगर कैंसर होता है तो कहलाता मेलानोमा. नाउ अगर बच्चों मीजोडर्मल टिश्यू में कैंसर होता है तो उसको कहते हैं सार्कोमा. यानी मतलब कैंसर इन मीजोडर्मल टिश्यू. ठीक है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल आप देखते थे 3 तरीके की जर्म लेयर. तो अगर ऐसे ऑर्गन जिनके मीजोडर्म के कैंसर हो रहा है वो कहलाएंगे मीजोडर्मल कैंसर. क्या कहलाएगा? सार्कोमा. क्या कहलाएगा? सार्कोमा. मेलेनोसाइट ऑफ स्किन में MM, मेलानोमा. इसी से ही मेला से ही पता लग रहा है. कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू में हो जाए कैंसर. सार्कोमा मीजोडर्मल टिश्यू में हो जाए कैंसर. देन लिम्फोमा. और इसी को ही दूसरा नाम बच्चों दे सकते हैं ल्यूकीमिया. नाम से ही पता लग रहा है ल्यूकीमिया. यानी मतलब इट इज़ द कैंसर ऑफ हीमोपोइटिक सेल्स, यानी ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है. मैं ब्लड सेल के लिए ब्लड रेड इन कलर होता है, इसीलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि अगर कैंसर ब्लड सेल में हो, अगर कैंसर ब्लड सेल में हो तो उसको लिम्फोमा या ल्यूकीमिया बोल देते हैं. तो आज आपने 4 तरीके के कैंसर देखे और ल्यूकीमिया ब्लड सेल के लिए मैंने क्या बायोलॉजिकल, मैंने क्या साइंटिफिक टर्म यूज किया? मैंने यूज किया टर्म हीमो. और जो सेल्स को बना रही हीमोपोइटिक, POIETIC, हीमोपोइटिक सेल्स. तो इट इज कॉज द कैंसर. इट इज़ कैंसर ऑफ हीमोपोइटिक सेल और ब्लड सेल इज कॉल्ड लिम्फोमा और ल्यूकीमिया. मीजोडर्मल टिश्यू में सार्कोमा, मेलानोसाइट ऑफ स्किन में मेलानोमा, एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि स्किन कैंसर कार्सिनोमा. तो ये बच्चों 4 तरीके के आपको कैंसर पता लगे कि वो किस किस जगह पर होते हैं, किस जगह के कैंसर को क्या कहा जाता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के लिए. नीट में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके आगे ऑप्शन है एपिथेलियल, मेलानोसाइट्स, मीजोडर्मल, हीमोपोइटिक सेल्स. इससे क्वेश्चन बनाना आसान है बच्चों के लिए और बच्चों को इसको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से देखना चाहिए. बच्चों दिस इज़ द lecture number 1 which is based on the cancer or you can say we are going to start, we have completed the oncology. Now in second part
जो मैं अगला लेक्चर तैयार करूँगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मीन्स दैट डिटेक्शन के लिए हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी यानी बायोप्सी के बारे में बात करेंगे, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट के बारे में बात करेंगे, रेडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट नीट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्लियर हुआ? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उनके अगेंस्ट में काम करती हैं, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, दीज आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो हम लोग ये 4-5-6 तरीके देखेंगे कैंसर डिटेक्शन के। फिर कैंसर ट्रीटमेंट भी देखेंगे जिसमें हम लोग सर्जरी पढ़ेंगे, रेडिएशन थेरेपी पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी पढ़ेंगे और इम्यूनोथेरेपी पढ़ेंगे, जिसके लिए मेडिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं याद दिलाऊंगा कि इस मेथड में जो इम्यूनोथेरेपी मेथड है उसमें बायोलॉजिकल मॉडिफायर लाइक अल्फा इंटरफेरॉन को यूज़ करते हैं विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो इम्यूनोथेरेपी आपके जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं उसमें मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने कैंसर के लिए डिटेक्शन किया था उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिकल के लिए। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैंसर डिटेक्शन और कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।